Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of April 2022. 6 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट, द प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। सेकेंड है, द अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ CCI लाइज विद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है इनमें से, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। Question number 2 is, with reference to India's biodiversity, golden birdwing, orange oak leaf, striped tiger and blue mormon are, इनमें से ये क्या है? Options are birds, bats, butterflies, squirrels. Question number 3 is, with reference to Kavi art, which of the following statements are correct? First statement कह रहा है, it is a kind of sculpture modeling. सेकेंड है, दिस आर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एक एक करके मैं आंसर बताता हूँ, लेकिन मैच कर लीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने सही किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों सही करेंगे। पहला सवाल है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। देखो, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। जैसे लिखा है ना, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी थोड़ी है, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत बनी है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें कि इसमें पहले बना था कॉम्पिटिशन, कॉम्पैट नाम की एक बॉडी बनी थी, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल का एक एपेलेट ट्रिब्यूनल था। कॉम्पिटिशन कमीशन का एक एपेलेट ट्रिब्यूनल था, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। लेकिन 2017 में फिर उसको हटा दिया गया और कहा गया कि कॉम्पैट की जगह नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल काम करेगा। तो वो याद रखेगा। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि गोल्डन बर्डविंग या ऑरेंज ओक लीफ, स्ट्राइप्ड टाइगर, ब्लू मॉर्मॉन क्या है। देखो, कोई याद ना हो ब्लू मॉर्मॉन तो आई होप याद रहा होगा। तो आप बता सकते कि ये क्या है आपके, ये आपके बी की स्पीशीज़ है ना। बी है ना, बी जिसको बोलते हैं, फ्लाइज जिसको बोलते हैं, तो ये उसकी स्पीशीज़ है। तो बाकी तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये बटरफ्लाइज हैं, है ना। बाकी ये बर्ड्स नहीं है, बैट्स नहीं, स्क्विरल्स नहीं है ना, बटरफ्लाइज हैं। अब थोड़ा सा बता दो कि गोल्डन बर्डविंग जो है, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड एज इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई। गोल्डन बर्डविंग जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। ऑरेंज ओकलीफ इज़ इंडियाज़ नेशनल बटरफ्लाई। ऑरेंज ओकलीफ इंडिया की नेशनल बटरफ्लाई है। ब्लू मॉर्मॉन जो है वो महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है। एंड स्ट्रिप्ड टाइगर इज़ वन ऑफ द कॉमन बटरफ्लाइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी याद रखिएगा कि गोल्डन बर्डविंग इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, ऑरेंज ओकलीफ इंडिया की नेशनल बटरफ्लाई है, ब्लू मॉर्मॉन महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है, और स्ट्रिप्ड टाइगर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बटरफ्लाइज इन इंडिया। ठीक है ना। तीसरा सवाल था कावी आर्ट के रिगार्डिंग। कावी आर्ट के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कल्पचर मॉडलिंग। तो यही गलत है। एक्चुअली कावी आर्ट एक म्यूरल आर्ट है, जिसमें कि जो दीवार होती हैं वहाँ पे बनाया जाता है, कुछ कुछ पेंटिंग टाइप की चीज़ें बनाई जाएंगी, म्यूरल्स बनाए जाएंगे, है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ म्यूरल पेंटिंग, स्कल्पचर मॉडलिंग नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, स्पेशली गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र और जो आपका थोड़ा मोड़ा कर्नाटका का रीजन है, वहाँ पे कावी आर्ट बहुत फेमस है। तो ये रीजन्स भी याद रखेगा, पूछ सकता है यूपीएससी। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट जस्ट इन हेल्थ बट ऑल्सो इन इंक्लूजन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो स्पोर्ट्स जो है वो केवल हेल्थ में अच्छा रोल नहीं प्ले करते हैं, बल्कि ये इंक्लूजन में और वुमेन एम्पावरमेंट में भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। हाउ कैन इट बी मेड मोर इंक्लूसिव, इसको और कितना किस तरीके से इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर, है ना। थोड़ा आज एक एडिटोरियल भी आया है इसके ऊपर, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा कंटेंट समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। न्यूज़ एनालिसिस में आते हैं। पहली न्यूज़ है, लेट डैम कमेटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। तो अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोला है, देख लेते हैं क्या बोला है। तो सेंट्रल ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि लेट द मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी कंटिन्यू फॉर 1 ईयर अगेन।
तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके उन्होंने, सेंटर ने कहा है कि मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी जो कमेटी बनी है उसको 1 साल के लिए और कंटिन्यू करते हैं, बाय विच टाइम द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी अंडर द न्यू डैम सेफ्टी एक्ट विल बिकम फुल्ली फंक्शनल। तो इसका उन्होंने ये कहा है कि तब तक जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी, जो कि रिसेंटली डैम सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत क्रिएट की गई है। तो डैम सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत एक बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, याद रखिएगा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो उन्होंने कहा कि ये तब तक फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी, लेकिन तब तक सुपरवाइजरी कमेटी को चलने देते हैं। वंस द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इज फुल्ली फंक्शनल, द फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजरी कमेटी वुड बी टेकन ओवर बाय द अथॉरिटी। तो एक बार जैसे ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी काम करने लगेगी फुल्ली, वहाँ पे सारे काम ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं, देखो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक्चुअली में क्यों बनाई गई है, इट विल मेंटेन द स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू डैम सेफ्टी, ठीक है ना। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा। डैम रिलेटेड डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने का जो काम रहेगा वो इसी अथॉरिटी के पास रहेगा। इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं डैम सेफ्टी को लेकर के या डैम्स को लेकर के, उसको रिजॉल्व करने के लिए डैम सेफ्टी अथॉरिटी काम करेगा। तो कुल मिलाकर के सारे फंक्शंस जो है ये डैम रिलेटेड अब डैम सेफ्टी अथॉरिटी को दिए जाएंगे, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। अब डैम सेफ्टी एक्ट रिसेंटली पास किया गया था 2021 में, आई थिंक दिसंबर में ही, एंड में ही किया गया था। डैम सेफ्टी एक्ट बोलते इसको। एंड इसमें बोला गया था नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो रहेगा वो लाइजन करेगा स्टेट लेवल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो जो स्टेट लेवल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ लाइजन करेगा कौन, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। एंड इसके बाद जो स्टैंडर्डाइज्ड जो सेफ्टी रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं या सेफ्टी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो मेक श्योर करेगा कि स्टेट्स जो हैं वो फॉलो करें, ताकि डैम्स जो हैं वो सेफ और सिक्योर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आपको और बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है इस अथॉरिटी को, जिसका नाम है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और 18 फरवरी 2022 को के दिन से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया है, 18 फरवरी 2022। लेकिन देखो क्या होता है कि नोटिफिकेशन तो आ गया है ना, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर, लेकिन उसकी ऑफिस बनेगी, वहाँ पे बैठने के तो चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, उसके बाद तो काम शुरू कर पाएंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा, सब चीज़ें होंगी। तो कुल मिला करके इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो लगभग यही 1 साल तक का जो समय है मांगा गया है, ताकि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी पूरी तरीके से काम करना शुरू करते। उसके बाद अपन जो ये सुपरवाइजरी कमेटी, जो मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी, उसके काम भी ले लेंगे, ठीक है ना। It said that the authority will be headed by a chairman and assisted by 5 members। याद रखिएगा, इस अथॉरिटी को हेड करेगा एक चेयरमैन एंड असिस्ट करेंगे 5 members टू लीड इट्स 5 विंग्स। इसमें 5 विंग्स रहेंगी जिसके 5 members उसको हेड करेंगे। और वो विंग्स कौन कौन से हैं, पॉलिसी रिसर्च, टेक्निकल, तीसरा रेगुलेशन, चौथा डिजास्टर एंड रेजिलियंस, एंड पांचवा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस, ठीक है ना। तो ये अलग अलग उसके हेड्स हैं जिसको हेड करेंगे 5 members, और एक चेयरमैन रहेगा जो ओवरऑल सबको हेड करेगा, ठीक है ना। अथॉरिटी विल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि दिल्ली एनसीआर में इसका हेडक्वार्टर होगा। एंड इसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी होंगे, 4 रीजनल ऑफिसेज विल बी देयर। एंड सेंटर ने एक और बता दूं आपको कि 22 मेंबर नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी इस्टेब्लिश की है। इसके अलावा ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी तो हो गया, इसके अलावा 22 मेंबर हैं नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी में। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी 22 मेंबर्स आर देयर, जो कि हेड करेंगे, जिनको कौन हेड करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है ना। दीज 22 मेंबर्स विल बी हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी को हेड कौन करेगा, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन हेड करेंगे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी को, 22 मेंबर रहेंगे। और इसका जो इश्यूज़ आएगा, मतलब एक और काम बता दूं आपको कि जो इश्यूज़ आएंगे डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के स्टेट्स के बीच में और दूसरे स्टेट्स के बीच में, उनको रिजॉल्व करना भी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का ही काम रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल दिस थिंग्स, डैम सेफ्टी एक्ट, डैम सेफ्टी कमेटी एंड डैम सेफ्टी अथॉरिटी, तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल पूरी दे दी है। इनके अलावा इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपसे यूपीएससी में जो भी पूछाएगा उसी के अंदर पूछाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। दोबारा सुन लेना, अगर आप में से किसी को डाउट हो तो आप दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको देखना है।
अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं, रूरल इंडिया विल क्रिएट 1.2 करोड़ जॉब्स इन द डेयरी सेक्टर। अब यहाँ पे रूरल इंडिया में डेयरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली इस न्यूज़ को मैं इसीलिए बता भी रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ एक्ट कर रही है और कहाँ पे किसके पास कितना पोटेंशियल है, ताकि आंसर राइटिंग जब आप करें तो आप कभी आप सजेशन पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ये आपके पास है कि रूरल इंडिया में अगर आप चाहें तो डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना। तो यहाँ पे अभी जो कोऑपरेटिव्स है, अमूल होता है ना, गुजरात का कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको अमूल बोलते हैं हम, तो वो गुजरात की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में ही काम करता है। तो उन्होंने ये बताया कि दिस सेक्टर हैज़ इनॉर्मस पोटेंशियल टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू जॉब्स, entrepreneurial opportunities and sustainable income for families, एंड देयर फॉर इट कैन इंश्योर द फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ऑब्वियस सी बात है, देखो 2-3 एडवांटेजेस हैं डेयरी सेक्टर के कि ये नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। मतलब डेयरी सेक्टर में अभी तक कोई एंटरप्रेन्योर ये सब चीज़ें नहीं देखी गई हैं ज़्यादा। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सस्टेनेबल इनकम भी डेवलप की जा सकती है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। कंट्रीज डेयरी सेक्टर वुड डू वेल फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, स्पेशली व्हेन मेनी नेबरिंग कंट्रीज आर फेसिंग द मिल्क शॉर्टेजेस। तो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ ऐड की कि जो बाकी की कंट्रीज़, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मिल्क शॉर्टेज भी है। ऐसे में जो इंडिया का डेयरी सेक्टर है वो टेक ओवर कर सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। अब यहाँ पे सैप के साथ अमूल ने एक जॉइंट एक्चुअली कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सैप आपको पता होना चाहिए कि एक वो सेपियंट, आई थिंक सेपियंट कोई सैप बोलते हैं, जो भी हो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये अमूल के साथ मिल करके इन्होंने एक जॉइंट कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया है विच फोकस्ड ऑन नॉलेज ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग दैट वुड ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ 1.5 मिलियन पीपल इन गुजरात। तो गुजरात में लगभग 15 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है बाय दिस कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर फर्म के साथ मिलकर के अमूल ने ये आउटरीच प्रोग्राम किया जिसमें वो नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे दूसरों की, है ना, दूसरों को और मोटिवेट किया जाएगा। तो मोर देन 1 लाख चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड वुमेन विल बी हेल्प्ड विद दिस डिजिटल लिटरेसी एंड स्किलिंग थ्रू कंप्यूटर लैब्स इन स्कूल। एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि इसमें लगभग 1 लाख बच्चे, एडोलसेंट एंड वुमेन्स, इनको हेल्प किया जाएगा इन अचीविंग द डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी इनको प्रोवाइड की जाएगी एंड स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी बाय कंप्यूटर लैब्स, है ना। कंप्यूटर लैब्स के माध्यम से इनको स्किल भी प्रोवाइड की जाएगी और इनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। तो इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय अमूल एंड सैप। तो ये दोनों मिल करके इसको कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। टेक्सटाइल प्राइजेज सेट टू सर्ज एज कॉटन कॉस्ट सर्ज। तो अभी एक और प्रॉब्लम्स में से एक और प्रॉब्लम लिख लो कि जो टेक्सटाइल के कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं। क्यों इंक्रीज़ करने वाले? क्योंकि कॉटन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लगभग पिछले 1 साल में लगभग ये 58% बढ़ चुका है ना कॉटन प्राइस। तो अगर 58% कॉटन का प्राइस बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली बात है जो कॉटन की क्लोथिंग होगी उसका भी कॉस्ट तो बढ़ेगा ना। तो दैट इज अगेन गोइंग टू हैपन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। इंडिया कंडेम्स द बूचा किलिंग्स, कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। अब कल आपको पता होगा कि रिसेंटली बूचा से बैक ट्रैक कर गई रशियन फोर्सेस, लेकिन जब बैक ट्रैक कर गई उसके बाद बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी आई जिसमें पता चला है कि बूचा में बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही इनकन्सिडरेट तरीके से, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि इन अ बुचर्स वे बूचा में किलिंग की गई हैं एंड इसीलिए इंडिया ने भी उसको कंडेम किया है, बट विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ रशिया। ये एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं कि इंडिया ने अभी भी रशिया का नाम नहीं लिया। इंडिया हैज़ कंडेम्ड द किलिंग्स ऑफ सिविलियंस इन बूचा एंड दे हैव सेड दैट देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अबाउट हाउ दिस हैपेंड एंड ऑल। अब ठीक है, ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि डिप्लोमेसी में अपने इंटरेस्ट आपको परमानेंट रखना है, बाकी सारी चीज़ें टेम्पररी है ना। यू हैव टू कीप योर इंटरेस्ट परमानेंट, अदर थिंग्स आर टेम्पररी, है ना। वही चीज़ यहाँ पे टी.एस. तिरुमूर्ति का भी करना है। उन्होंने यही कहा है कि ऑब्वियसली बात है, दीज रिपोर्ट्स ऑफ बूचा किलिंग्स आर हाईली डिस्टर्बिंग एंड he has condemned the killing but he did not blame Russia for the civilian deaths। उन्होंने रशिया को ब्लेम नहीं किया है for civilian deaths and all, without taking the name of Russia everything has happened, so that is the thing which is important। I hope you got clarity।
आगे मूव करते हैं, ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस बायलैटरल डील। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मांगे थे। अब देखो इशू कहाँ पर आ गया, इशू ये होगा कि ब्रह्मोस को बनाने वाला कौन, इंडिया और रशिया, इंडिया और रशिया ने मिलकर के बनाया। तो फिलीपींस का भी कहना है कि भाई कि कहीं रशिया से पूछने की जरूरत तो नहीं है, रशिया इन्वॉल्व होगा तो हम नहीं खरीदेंगे सारी चीज़ें अलग अलग। और वैसे बात है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं और फिलीपींस को उससे थोड़ा इशू था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि, तो अब यहाँ पे कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि रशिया जो था वो डेवलपमेंट का पार्ट ज़रूर था, लेकिन जो इसका सेल है वो बायलेटरली इंडिया और फिलीपींस के बीच में हो रहा है, दैट रशिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट, है ना। अच्छा, ब्रह्मोस को एक PJ-10 भी कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ब्रह्मोस को आपको पता है क्या PJ-10 भी कहते हैं ना, PJ-10, कभी आपसे PJ-10 लिखा पूछ लिया तो आप याद रखेगा। एंड ब्रह्मोस आपको पता ना कि इंडिया और रशिया ने मिलकर के बनाया है, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रिवर्स के ऊपर मिलकर ही इसका नाम बना है, ब्रह्मोस इसका नाम बना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा मिलकर के ही ये नाम बना है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें फर्स्ट स्टेज में सॉलिड बूस्टर है, सेकंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट है ना। तो याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज सॉलिड है, सेकंड स्टेज में लिक्विड है। एंड प्रोपेलेंट में पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, सेकंड स्टेज में लिक्विड है, ये भी आपको बता दूं। तो दैट इज द थिंग, फर्स्ट स्टेज सॉलिड, सेकंड स्टेज लिक्विड, तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और अब इसकी रेंज बढ़ाने का भी चल रहा है, क्योंकि अब इंडिया ने MTCR ज्वाइन कर लिया। पहले इसकी रेंज 300 से कम रखी थी और 290 किलोमीटर्स की ही रखी थी, 290 किलोमीटर्स की ही रेंज रखी थी। बट नाउ सिंस इंडिया इज अ पार्ट ऑफ MTCR रिजीम, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट है इंडिया, इसलिए नाउ दे कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ ब्रह्मोस एज वेल। तो ब्रह्मोस का रेंज भी बढ़ाया जा रहा है ना, दैट इज द थिंग दैट इज अंडर गोइंग। तो आई थिंक यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो आपको पता होगा, ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इसको देखो लिखा भी है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक मतलब 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक के बीच में इसकी स्पीड चलती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, अगली न्यूज़ देखिए, सुप्रीम कोर्ट टू सून टेक अप द केस अगेंस्ट द पोल बॉन्ड स्कीम। अब आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, आपको पता है कि गवर्नमेंट चलाती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000 से लेकर के अलग अलग डिनोमिनेशंस के 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तक के बॉन्ड्स, है ना, तो खरीद सकते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसके अगेंस्ट अभी काफ़ी बातचीत चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, दे विल टेक अप द मैटर नाउ, है ना। तो दैट इज़ गोइंग ऑन। अब आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो जब से आई है उसके बाद से गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा, कई लोगों ने इसका अपोज भी किया क्योंकि ये एनोनिमिटी को प्रोवाइड करता है, है ना। और इसमें 1 करोड़ तक की मतलब बॉन्ड्स बन सकते हैं, 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स ला सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के बॉन्ड, है ना। और इसमें जो बैंक ऑथराइज्ड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑथराइज्ड है टू इशू एंड इन कैश दीज बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए और इन कैश करने के लिए, दोनों के लिए ही, ठीक है ना। एंड जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं केवल वही रिडीम कर सकती हैं इनको डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में ही, ओके। तो डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में रिडीम कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी सिटीज़न जो इंडिया का है वो उसको ख़रीद सकता है, 10 दिनों के लिए मिलते हैं ये, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीने में। अप्रैल का महीना है इसलिए ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, है ना। एंड अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद द अदर इंडिविजुअल्स। अब एक व्यक्ति अकेला या 2 व्यक्ति मिल करके भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। डोनर का नाम बॉन्ड में मेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, डोनर का नाम जो है वो मेंशनड नहीं रहता है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि कंपनीज, देखो क्या था पहले कि जो कंपनीज इन्वेस्ट करती थी उनका मतलब पार्टीज़ के लिए पहले कंपनीज और ये भी लगाती थी पैसा, लेकिन उसका एक परसेंटेज लिमिट था भाई, 7%, 10% से ज़्यादा नहीं लगाए, लेकिन वो लिमिट भी हटा दी गई, तो कैपिंग हटा दी गई है। तो अनलिमिटेड डोनेशंस की जा सकती हैं बाय पॉलिटिकल पार्टी, बाय ये कैपिटलिस्ट्स, बाय बिजनेसेस, है ना। अनलिमिटेड डोनेशन की जा सकती है। और तो इससे कई लोगों ने ये भी इससे
वो अंदेशा लगाया था, कई लोगों ने ये भी कहा था कि भाई जब इसमें इस तरीके से चीज़ें होंगी तो इससे क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ेगा. व्हाट इट विल इंक्रीज इज दैट इट विल इंक्रीज द क्रोनी कैपिटलिज्म, इट विल इंक्रीज द क्रोनी कैपिटलिज्म. तो ये सारी चीज़ें भी कही गई. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ये चूंकि 20,000 से नीचे का अगर कोई डोनेशन है तो लोगों को अपना पैन नंबर भी नहीं देना है. तो भाई ऑब्वियस इसका भी मिसयूज़ किया जा सकता है. 19,000 के अलग अलग खरीद लो, भाई 19,000 के खरीद लो, है ना. इस तरीके से आप 10,000 का एक खरीद लो, बाकी 9,000 के खरीद लो, या 10,000 के बॉन्ड खरीद लो. तो अगर इस तरीके से किसी ने किया तो उसका तो पैन नंबर भी नहीं लेना है इनको, है ना. तो इलेक्टोरल बॉन्ड न केवल एनोनिमिटी को प्रमोट कर रहे हैं, आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हैं, और अनलिमिटेड फंडिंग्स जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं. और सेंट्रल का ये कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, क्योंकि इसमें कैशलेस और अकाउंट में ही पैसा आ सकता है ना. तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. तो इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें जजमेंट लेती है, बट दैट इज़ द थिंग फॉर द फ्यूचर टू सी. आगे मूव करते हैं. नो कोटा विदाउट क्वान्टिफाइबल डेटा. तो अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो आपका तमिलनाडु में एक वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है जिसका नाम है वनियार कम्युनिटी, उनको 10.5% का कोटा वहाँ की पार्टीज़ ने दिया था. 10.5% का कोटा दिया था मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में से. तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया है या क्वैश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. एक्चुअली देखो हुआ क्या था कि 20% का टोटल कोटा है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का, 20% का टोटल कोटा है. उसमें से 10.5% उन्होंने अकेला किसको दे दिया, वनियार्स को दे दिया. अब बची जो 115 दूसरी कास्ट बची हैं, 115 मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और बचती हैं जो, उनके पास कुल मिलाकर के 9.5% बचता है ना. तो कुल मिलाकर के 115 कम्युनिटीज़ के लिए 9.5 बचता है, और अकेला एक वनियार कम्युनिटी के लिए 10.5 दिया था. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि देयर हैज़ नॉट बीन एनी एग्जॉस्टिव स्टडी दैट हैज़ बीन डन टू कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटा ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. तो इनका ये कहना था कि चूंकि कोई भी ऐसा वनियार कम्युनिटी या किसी और दूसरी कम्युनिटी को लेकर के कोई भी वो नहीं किया गया, कोई स्टडी नहीं की गई, है ना, और कोई एग्जॉस्टिव डेटा या क्वांटिफाइबल स्टडी नहीं की गई. एंड ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी एजुकेशन में रिप्रेजेंटेड है, कौन सी कम्युनिटी जॉब्स में रिप्रेजेंटेड है ना. तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही आप कर सकते थे, बट चूंकि कोई स्टडी नहीं की गई है, देयरफॉर दिस शुड नॉट बी डन. द स्टेट बैकवर्ड कास्ट कमीशन इन इट्स जुलाई 2011 रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट in justification of 69% reservation for backward classes, है ना, did not give any community wise breakup of representation in government services. तो कोर्ट का ये भी कहना था कि चूंकि जो 2011 में हमारे पास रिपोर्ट आई थी स्टेट गवर्नमेंट की बैकवर्ड क्लास कमीशन की एंड ऑल, उसने ये कम्युनिटी वाइज नहीं दी थी हमको रिपोर्ट, उन्होंने कम्युनिटी वाइज हमको रिपोर्ट नहीं दी. एंड इसलिए चूंकि कम्युनिटी वाइज हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो एजुकेशन में, कौन सी कम्युनिटी जॉब में कम है, कौन सी ज़्यादा है ना. एंड ये चीज़ ऑलरेडी, ये खैर पॉलिटिकल है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, पॉलिटिकल काफ़ी है. इंडियन अंटार्कटिका बिल एंड इट्स वेरियस प्रोविजंस. अब यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022. इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया है, एंड इट विल एम टू ले डाउन द सेट ऑफ रूल्स टू रेगुलेट अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑन टेरिटरीज इन अंटार्कटिका, है ना. तो ये एक्चुअली अब ये बिल किस लिए है, ये बिल उन जगहों के लिए है, अंटार्कटिका की उन लोकेशंस के लिए है जहाँ पे इंडिया ने अपना रिसर्च स्टेशन सेटअप किया है. ठीक है ना. तो अंटार्कटिका की वो जगह है जहाँ पे इंडिया ने अपना रिसर्च स्टेशन सेटअप किया है, वहाँ के लिए बिल. एक्चुअली ये अंटार्कटिका ट्रीटी जो है ना, अंटार्कटिका ट्रीटी ये मैंडेट करती है, अंटार्कटिका ट्रीटी ये मैंडेट करती है कि जो भी कंट्री अपने रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश करेगी यहाँ पे, उनको उन रिसर्च स्टेशंस को किस तरीके से मैनेज करना है उसके रिगार्डिंग उनको अपने यहाँ लॉ पास करना पड़ेगा. तो एक्चुअली अंटार्कटिका ट्रीटी में ऑलरेडी प्रोविजन है. अच्छा, अंटार्कटिका ट्रीटी तो आपको पता ना कब आई थी, साइन हुई थी 1959 में. इट वॉज साइंड इन 1959, इफेक्टिव 1961 से हुई है. ठीक है ना. साइंड इन 1959, इफेक्टिव हुए 1961 से हुई है. उसको अंटार्कटिका ट्रीटी बोलते हैं. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल इसके अंदर है. तो यहाँ देखिए, द बिल इनविसाजेस रेगुलेटिंग विजिट्स एंड एक्टिविटीज टू अंटार्कटिका एज वेल एज पोटेंशियल डिस्प्यूट्स दैट में अराइज. अब देखो क्या है कि जैसे
अंटार्कटिका में अगर किसी को रिसर्च करनी है, विजिट करने जाना है, तो अब वो पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब वो पहले गवर्नमेंट से परमिशन ले, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल रिसर्च या वहाँ विजिट करना अंटार्कटिका में पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस यू टेक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टूर्स एक्सपीडिशंस होंगे अंटार्कटिका में, दे विल बी प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमिट और रिटन ऑथराइजेशन बाय अ मेंबर कंट्री। तो जब तक इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो रिटन नहीं देती है परमिशन एक्सपीडिशन की या एक्सपीडिशन या टूर की, तब तक ये पॉसिबल नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप सीरियस कोई वायलेशन करते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए पीनल प्रोविजंस का भी काम किया गया है। इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि एक मेंबर कंट्री है, 54 सिग्नेटरीज हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के, जो कि 1959 में साइन हुई थी। 54 सिग्नेटरीज आर देयर, और 54 सिग्नेटरीज में इंडिया भी है। इंडिया ने ज्वाइन किया था ट्रीटी को 1983 में, ठीक है ना। तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया था ट्रीटी को? 1983 में ज्वाइन किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द थिंग विच यू नीड टू नो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा बिल ऑल्सो लेज आउट ए स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इंस्पेक्ट अ वेसल एंड कंडक्ट चेक ऑफ द रिसर्च फैसिलिटीज। बिल ने ये भी ले डाउन किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इंस्पेक्ट करेंगे वेसल्स को, कंडक्ट करेंगे चेक्स और रिसर्च फैसिलिटीज के चेक्स को कंडक्ट करेंगे। एंड द ड्राफ्ट ऑल्सो डायरेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ फंड कॉल्ड द अंटार्कटिका फंड, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट जो बिल है इसमें एक फंड की भी बात की गई है, अंटार्कटिका फंड की बात की गई है, जो कि यूज किया जाएगा फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट। अंटार्कटिक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंड बनाया जाएगा। सो दैट इज द थिंग विच हैज हैपेंड। थोड़ा सा मैं आपको समरी और बता देता हूँ यहाँ पे और कुछ चीज़ें। थोड़ा सा अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में आप देख लीजिए। अंटार्कटिका ट्रीटी जो फोर्स में आई थी वो 1961 में आई थी, 23 जून 1961 को आई थी, जब 12 कंट्रीज़ का रेटिफिकेशन हो गया उसके बाद आई थी। एंड दिस ट्रीटी कवर्स द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो 60 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड के बाद का जो एरिया उसको कवर करता है। और इसके रिकमेंडेशंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? डीमिलिटराइज द अंटार्कटिका रीजन, एंड इसको इट इज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड एज अ जोन ऑफ फ्री न्यूक्लियर टेस्ट। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, कोई डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होगा, एंड टू इंश्योर दैट इट इज़ यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेज ओनली, टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका, एंड जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉवरेंटी है उनको दूर करना है, ठीक है ना। 54 सिग्नेटरी कंट्रीज है, 29 जो 54 में से 29 जो कंट्रीज हैं उनके पास कंसल्टेटिव स्टेटस है। कंसल्ट याद रखिएगा, 54 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, लेकिन 54 में से 29 के पास कंसल्टेटिव स्टेटस है, दैट गिव देम वोटिंग राइट्स। उनके पास वोटिंग राइट्स है। द ट्रीटी पार्टीज मीट ईच ईयर एट द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो जो ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है वहाँ पे वो मिलते हैं, ट्रीटी जो पार्टीज हैं वो मिलती हैं, और लगभग 300 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस ये इन्होंने किए हैं अभी तक। एंड कलेक्टिवली इनको अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम कहा जाता है, कलेक्टिवली इनको अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम्स कहा जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया ने स्टैब्लिश किया अभी 2 स्टैंडिंग रिसर्च स्टेशन है। एक हमारे पास पहला दक्षिण गंगोत्री था, लेकिन वो खराब हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद भारती और मैत्री 2 और हमारे बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। एडिटोरियल में आज जो एडिटोरियल है CUET मैंडेट वारंट्स कॉशियस इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे आप सबको मैंने बताया था कि CUET जो है वो नया एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रूप में आया है, जिसमें जो बाकी की यूनिवर्सिटी मतलब IITs IIM इनको और आपके मेडिकल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी की जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट सेंट्रली असिस्टेड, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अब UGC ने ये CUET एग्जामिनेशन कहा है। अब CUET को आने से देखो कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज तो ये है कि जो एग्जामिनेशन होता था पहले, वहाँ पे 10 अलग अलग एग्जामिनेशन होते थे। अब 10 अलग अलग एग्जामिनेशन में 10 अलग अलग बार पेपर वर्क, ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो जो हसल थी या जो कम्बरसम प्रोसेस थी वो पूरा केवल एक बार में होगा। इट विल नॉट टेक मल्टीपल एफर्ट्स इन दैट। दूसरा जो एडवांटेज मतलब ये कुल मिला के जो कंडक्टिंग है वहाँ पर भी आसान होगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम होता था पहले ये होता था कि जैसे स्टूडेंट जो होता था उसको स्टूडेंट को 10 बार एग्ज़ाम देना है, 10 बार जाना है, तो एक तो उसके लिए कम्बरसम प्रोसेस था। दूसरा उसके लिए जो मॉनेटरी उसके ऊपर वो आता था कि 10 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरा तो उसके ऊपर मॉनेटरी लोड भी ज़्यादा है। तो ये के भी एडवांटेज हो गया कि जो है ना।
तीसरा जो प्रोसेस है वो जैसे कि क्या है, पहले पहले ये रहता था कि 10 एग्ज़ाम होंगे तो 10 बार सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रिकॉशन रखा जाएगा कि भैया ये चीज़ ये लीक ना हो जाए, ये चीज़ लीक ना हो जाए, ये चीज़ लीक। अब है तो एक बार में ही पूरे रिसोर्सेज आप यूज़ कर लो और एक बार में ही आप इसको अगर लीक प्रूफ बना सको सिस्टम, तो काफ़ी सिक्योरिटी वाइज भी और लीक प्रूफ भी आप बना सकते हो इसको, ठीक है ना। अब देखो इश्यूज़ क्या क्या हैं। इश्यूज़ ये हैं, सबसे पहला इशू ये है कि जैसे ही इसको CUET आपने कर दिया तो अब क्या होगा कि जो कोचिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी बचत वहाँ पे फॉर्म में हो रही थी ना, अब लोग कोचिंग्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे, है ना। जैसे IIT की कोचिंग होती है इसके, अब इसकी भी अलग से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोचिंग होने लगेगी और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पैसा बहाने लगेंगे। दूसरा ये है कि देखो जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सेंटर पैसा दे रहा है ये सब, वहाँ पर तो ठीक है इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लेकिन स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऑटोनॉमी को भी ध्यान में रखना था। उनकी ऑटोनॉमी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तीसरा जो इशू ये है कि ये जो कि एजुकेशन जो है ये एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। वैसा नहीं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई से नहीं है ना। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसा भी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए था कि एक कंसल्टेशन, एक स्टेक होल्डर्स को आपको बैठा करके कंसल्टेशन करना चाहिए था, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए था, है ना। तो ऑल दैट कंसल्टेशन एंड ये जो डिसीजन था वो नहीं था। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस और द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, है ना। दैट दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। यहाँ पे वही चीज़ लिखी भी है। तो जो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो केवल 5% ही हैं। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो 94% जो सेल्फ फाइनेंस्ड स्टेट प्राइवेट एंड पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने उनसे कंसल्ट नहीं किया, UGC ने एक तरफा डिसीजन ले लिया। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। तो वही ऑथर ने कहा है कि अगर एक बार डिस्कशन हो जाता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर दैट, है ना। इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर दैट रिगार्ड। मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पैरालंपिक्स में जो हमारे इंडिया में आपको याद होगा कि पैरालंपिक्स में इंडियन वुमेन गॉट द गोल्ड मेडल एज वेल, है ना, गोल्ड मेडल इन द पैरालंपिक्स। अब यही चीज़ ऑथर ने कहा है कि जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आता है ना। इंक्लूसिव, आज के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना, है ना, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि आज कैसे आप इसको और ज़्यादा वो बना सकते हैं, इंक्लूसिव बना सकते हो। तो ये इंक्लूसिव कैसे बनेगा, जब आप डिफरेंटली एबल्ड्स को और ज़्यादा इंक्लूड करोगे, और ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, और ज़्यादा आप उनको बेसिकली कहना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग आप उनकी कोशिश करोगे। तो पूरा का पूरा जो ध्यान है आपने किस में दे रखा है, अभी तक आपने उनके ऊपर दे रखा है जो लोग मतलब मेल टीम्स। अगर आप देखो तो क्रिकेट की जो मेल टीम है या हॉकी की जो मेल टीम है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत कम स्पोर्ट्स है जहाँ पे ध्यान दिया जाता है। स्पेशली जो फीमेल है, अभी फीमेल क्रिकेट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलने लगा है, लोगों ने एटलीस्ट देखना शुरू किया है। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जो एथलेटिक्स हो गया या बाकी जो स्पोर्ट्स है उनमें इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। तो कोशिश ये करनी होगी कि एक तो सारे स्पोर्ट्स को ही वो मिले, है ना, उनको जो ड्यू है वो मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ क्रिकेटर्स ही मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स रह जाएं, बाकी स्पोर्ट्स वाले बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। सो ये जो अंतर आता है ना, ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो फीमेल्स हैं उनको और बढ़ाना है, स्पेशली जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको पैरालंपिक्स में बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, वहाँ पर इनको आगे बढ़ाना है। इनफैक्ट हमने प्रूव भी किया है, अगर आपको याद हो तो हमने 5 गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो पैरालंपिक्स। मैंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे, 8 सिल्वर मेडल जीते थे, 6 उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते थे एंड 24th पोजीशन पे थे। मतलब जो नॉर्मल थी उससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे हम लोग, है ना। तो दैट इज़ द थिंग, वो चीज़ हमको भूलनी नहीं चाहिए, है ना। एंड ये याद रखना कि एक और चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बता दूं कि पैरालंपिक्स जो स्पोर्ट्स स्टार्ट हुए थे ना वो 1960 से स्टार्ट हुए थे। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि पैरालंपिक्स जो स्टार्ट हुआ था स्पोर्ट्स, वो अपने 1960 से स्टार्ट हुए थे। और पहली बार इंडिया ने 1968 का जो पैरालंपिक्स था, 1968 का पैरालंपिक्स टेल अवीव में हुआ था, इजराइल में। वहाँ पर हमने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। और याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा
ये भी याद रखिएगा कि इसी तरीके से हमको इसको और ज़्यादा वो बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, और ज़्यादा इसको हम अगर इंक्लूसिव बना सके तो दैट वुड बी मच बेटर। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, विमेंस जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, उनको अमूमन स्पोर्ट पॉलिसीज़ में इग्नोर किया जाता है। तो ये नहीं करना है अपने को। जैसे जो भी इनिशिएटिव है, चाहे खेलो इंडिया इनिशिएटिव है, चाहे जो भी आपका टैलेंट आप ला रहे हैं, गाँवों से ला रहे हैं, उन सब में आप विमेन को, इस डिफरेंटली एबल्ड्स को, या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के लोगों को इंक्लूड करिए, ताकि ये स्पोर्ट्स अपना ट्रू जो उसका यूटिलिटी है वो पूरी हो सके। So that is it for this video. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Thank you and have a nice day.